चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें बचे हैं 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन है। इनको फिनिश करते हैं जल्दी से जल्दी और एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए अपनी एनसीईआरटी किताब में और आपकी स्क्रीन पे भी है। बेहतर तो यह है कि आप अपनी एनसीईआरटी किताब में इस क्वेश्चन को पढ़ें और उसका डायग्राम अपने आप बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको नहीं क्लियरिटी आती तो फिर इस वीडियो में आएँ और देखें इसको। ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो कहने की बात ये है कि हम लोग पहले ग्राउंड बना ले, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ही तो बात होगी हमारी। ये ग्राउंड है सपोज कर लो, और हमारे पास यहाँ मान लेता हूँ मैं ये 7 मीटर का कोई भवन है। ये जो भवन है बेटा कितने मीटर का है? 7 मीटर का। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो हम इसको ए कहते हैं, उसको बी हम सपोज कर लेते हैं। ये हमारा जो 7 मीटर का एक भवन है, 7 मीटर वाला, ठीक है। और फिर इसने कहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा शिखर का उन्नयन कोण इतना है और इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन का मतलब होगा नीचे की तरफ देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि हमारे पास केबल टावर इससे ऊंचा रहेगा इस तरीके से। और जब यहाँ से वो ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ देखेगा, थोड़ा और बड़ा कर ले इसको, तो इसका जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण तो यही बनेगा ना, ये वाला कोण है ना, ये आपका 60 डिग्री बता रहा है यहाँ से, ठीक। और फिर कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का? हमारे पास में इस जो केबल टावर है, ये हमारी केबल टावर है वैसे, केबल टावर, ठीक है, नहीं आपके पास में केबल टावर, केबल टावर, ठीक, आपके पास ये केबल टावर है। इसके मतलब फुट यहाँ पर इसकी जो नीचे की हिस्सा है, इसके केबल टावर के पाद का जो हमारे पास में कौन सा कोण है? अवनमन कोण है। देखो उसने कहा है, इसको ध्यान देने वाली बात, अवनमन कोण है। और अवनमन कोण जो होता है वो ग्राउंड लेवल से ही बनता है, यानी कि पृथ्वी से ही बनेगा। ये कहिएगा यही तो अवनमन कोण होगा। तो इसको कहा है उसने 45, ठीक है मेरे बेटे, 45। और अब वो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बतानी। टावर की ऊंचाई का मतलब ये है, सीधी सीधी बात है कि मेरे को ये ए हो गया, बी हो गया, इसको मैं सी कह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं सी कह दे रहा हूँ। और इसको मैं सपोज कर लो, इसको मैं बीच वाले पॉइंट को अभी बाद में कहूँगा, इसको डी कह रहा हूँ। और इस बीच वाले पॉइंट को भी हम कुछ कह देते हैं, ई कह देते हैं। तो मेरे को जो निकालना है, मुझे जो निकालना है वो निकालना है डी सी। डी सी, यही तो आपका केबल टावर की जो हाइट है वही तो निकालनी है। बस बेसिकली क्या है, आपको पता है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको नोट की होगी एक बात, आपने अगर सही ढंग से चीज़ों को समझा है, कि हमारे पास दो एंगल्स उसने दिए हैं, दो कोण देता है वो 30, 60 या फिर 45, 45, 30, कुछ भी ऐसा देगा वो एंगल, जैसा इसमें भी दिए हैं। हमारे पास एक कोण तो 60 डिग्री वाला ये है, ठीक है, और एक 45 वाला ये है, ठीक है। तो अब हम इन दो त्रिभुजों में ही ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा करके, बिल्कुल ठीक है, हम इस काम को करेंगे, इस केबल की हाइट निकालेंगे, केबल टावर की हाइट निकालेंगे, यानी कि ऊंचाई निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात कर लूं थोड़ा सा एडजस्टमेंट। देखो 7 मीटर का है ये भवन जो है हमारा कितने मीटर का है? 7 मीटर का है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, तो ये 7 है, तो ये भी तो 7 ही है, तो ईसी कितना रहेगा? ये भी 7 मीटर रहेगा, ठीक है, ये भी 7 मीटर ही रहेगा मेरे बेटे, ठीक। और अगर हम लोग बात करें कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है इस केबल टावर और इस भवन के, ये भवन है ना हमारा, ये क्या है? भवन है, ठीक है, ये हमारा भवन है। इसको मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। कितना बोल देता हूँ? एक्स, ठीक है, एक्स बोल देता हूँ। या एक्स ना भी बोलो तब भी काम चल जाएगा इसमें, कोई, या एक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, ठीक है, ठीक है। या इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे तो इसकी जरूरत यूं नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसके लिए हम कुछ काम करेंगे ही नहीं। हमारे पास दो ट्रायंगल जो हैं, दो त्रिभुज जो हैं, एक पहला त्रिभुज तो ऊपर वाला है ये 60 डिग्री वाला, और दूसरा त्रिभुज हमारा 45 वाला ये वाला। और इसमें दोनों ही केसेस में हमें इस लाइन की जरूरत पड़ेगी, इस वाली की है। तो ये भी इतनी, अगर इसको एक्स कहूँगा ये भी एक्स ही होगी, है ना। लेकिन हम इसकी बात ही नहीं करते, हम इसी की बात करेंगे ना, हम एक दो लाइन क्यों बढ़ाएं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, इसमें मान लेते हैं कि माना क्या, हम लोग कर लेते हैं कि त्रिभुज ए
डी में, AED में, ठीक है, त्रिभुज AED यानी कि जो पहले वाला त्रिभुज है इसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो अगर मैं लगाऊंगा कि tan 60 डिग्री कितना बन जाएगा, tan 60 डिग्री लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है बेटा, लंब बटे आधार। और लंब हमारा कितना है मेरे भाई, लंब हमारा DE है, ठीक है, मैं मान नहीं रहा हूं कुछ भी, बस डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसे ही, DE है बटे आधार कितना रहेगा, आधार रहेगा ये वाला, आधार रहेगा ये वाला AE, ठीक है, DE AE। क्लियर है बेटा। अब अगर आप ध्यान दो कि हम लोग इसकी वैल्यू रख रहे हैं कि इसकी वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल टू DE अपॉन AE, ठीक है आपके पास में। अच्छा, हमने एक बात नोट किया, अगर आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस के अंदर जिसमें दो कोण दिए होते हैं, हम लोग दो समीकरणें बनाते हैं ना, कि पहले एक त्रिभुज में लेकर के बना लेते हैं, फिर दूसरे वाले में बना लेते हैं, ठीक भाई। और हम लोग जिसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए हम किसी एक चीज को विलोपित करते हैं, विलोपित का मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें हम AE को जो है विलोपित करेंगे, यानी कि AE की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो AE का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा DE बटे √3, और इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसको DE बटे √3, इसको इतना ही रख लो और इसको बना करके 1 छोड़ दो, ठीक है, 1 छोड़ दो। फिर हम लोग दूसरे त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज 45 डिग्री वाले में बात कर लो कि AEC है ना, त्रिभुज AEC में अगर हम बात करें तो मेरा जो tan 45 डिग्री रहेगा दैट इज इक्वल टू, अब इस 45 के लिए जो लंब बनेगा, इस 45 के लिए जो लंब बनेगा वो बेटा कितना बनेगा, वो बनेगा ये, और आधार बनेगा ये। तो लंब बटे आधार यो कह सकते हैं कि EC बटे आधार है AE, ठीक है, AE। क्लियर है। और इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, दैट इज इक्वल टू EC कितना है, EC हमें दिया है 7 है, क्योंकि EC कितना है 7 है, देखो 7 है चित्र से 7, ठीक है आपके पास में 7। AE कितना है, आई डोंट नो कि AE कितना, तो AE आपके पास में आ जाएगा, AE आपके पास में आ जाएगा कितना, AE आपके पास में आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है, AE आपके पास में आ जाएगा 7 मीटर। तो अगर मैं इस AE का मान समीकरण 1 में रख लूं तो बात बन जाएगी ना, देखिए, क्योंकि हमें DE तो निकालना भाई, सीधी बात है, अगर हमारे पास इस टावर की जो हाइट है वो निकालनी है, ठीक है, ये तो पहले ही पता है कि नीचे वाला हिस्सा तो 7 मीटर का है, यहां तक का चित्र से ही पता चल गया। हम लोगों को केवल कितनी निकालनी है, DE निकालनी है, और ये DE अगर निकल जाती है तो DE में 7 जोड़ करके हम पूरे केबल टावर की हाइट बता देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, AE का मान जो AE है, या ये कह लें कि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहती है कि AE बराबर जो है दैट इज इक्वल टू DE अपॉन √3, और AE की वैल्यू आपने निकाली है 7, तो यहाँ पे मैं 7 भर दे रहा हूँ, कितनी भर दे रहा हूँ 7। कुछ बच्चों को दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि AE का मान 7 मैंने भर दिया, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से DE का जो मान है, देख लो इसको ढंग से देख लो इसको जी भर के एक बार, DE का मान आएगा 7√3। इसका मतलब ये रहा कि मीटर में है तो मीटर ही लिख लो यहाँ, ठीक है। इसका मतलब ये रहा मेरे भाई कि ऊपर वाला जो हिस्सा ये वाला है ये 7√3 मीटर का है, ठीक है आपके पास। बस एक लाइन लिखनी है, आंसर आपका कंप्लीट है कि क्या, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई बराबर किसकी होगी, मैं पूरा लिख रहा हूं DC बराबर होगी, DC जो बराबर रहेगा वो DE प्लस EC के बराबर रहेगा। सिंपली DE की वैल्यू अभी निकाल ली बेटा आपने, कितनी 7√3 प्लस EC कितना है, वो 7 है ही है, 7 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर, यही छोड़ के आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फाइनल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा तो आपको अगर जरूरत रही तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो आपका कौन सा है मैं लिखा नहीं है आज, दिस इज द वीडियो नंबर 5 आई थिंक, है ना, और लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, ये भी खुशी की बात है। ठीक, तो आप लोग तब तक अपनी किताबों में पढ़िए, मैं इसको थोड़ा बना लूँ। ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा है। समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसका एक डायग्राम दिमाग में बना लें, मतलब एक भाई जब पढ़ोगे उसको सीरियसली आप पढ़ने का प्रयास करोगे, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई कैसे लाइट टावर कहाँ हैं और समुद्र में दो नाव हैं, किस तरीके से एंगल बनने हैं। उन्नयन अवनमन का बहुत ध्यान रखना है, उन्नयन और अवनमन से ही आपको डिसाइड होता है, कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि आपका फिगर किस तरीके से कहाँ बनेगी। ठीक है, तो इसने कहा है कि समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए सपोज कर लेते हैं ये हमारा समुद्र का जो लेवल है ना, समुद्र का लेवल है, और यहाँ पे हमारा कोई जो है यहाँ पे कोई उसने क्या कहा है, लाइट टावर है। ठीक है ना, उसने क्या कहा है, लाइट हाउस है, यहाँ पे ये लाइट हाउस है, मैं टावर बोल रहा हूँ बार बार, ये हमारा लाइट हाउस है, लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस, ठीक है, अंग्रेजी में चला लो यार, कोई दिक्कत ना, है ना, लाइट हाउस। और लाइट हाउस से यहाँ से ऊपर से किसी आदमी ने देखा कि यहाँ पे इस समुद्र तल में, समुद्र के अंदर, समुद्र का लेवल हमने ये कर लिया, और इसके अंदर दो नाव हैं जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, एक नाव यहाँ पे कहीं होगी, एक नाव यहाँ पे कहीं होगी। ठीक है, वो कह रहा है कि एंगल 30 और 45 है, तो पहली नाव का जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, और दूसरी नाव का एंगल ये बनेगा ये वाला। अब आप डिसाइड करें कि इनमें 30 कौन सा 45 कौन सा। अरे भाई जो जितना करीब होगा वो ज़्यादा होगा, तो 45 का तो ये हो जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री का। सीधी बात है, जैसे जैसे पीछे जाएंगे एंगल कम होता चला जाएगा ना। अच्छा, मैं ये गलत आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें हैं, एंगल ये यहाँ नहीं बनेगा, एक्चुअली एंगल यहाँ नहीं बनेगा, एंगल यहाँ नहीं बनेगा भैया। ठीक है, ये तो उसकी दृष्टि रेखा है जो आदमी देख रहा है, वो जो आदमी यहाँ बैठा है ना, ठीक है ना, आपके पास में कहीं भी बैठा होगा, तो वो जो देख रहा है ना वो उसकी दृष्टि रेखा है। और कोण जो बने हैं अवनमन है, तो अवनमन तो हमारे पास यहाँ पे हमें एक अक्षैतिज स्तर बनाना पड़ेगा ऐसे करके, है ना, और अक्षैतिज स्तर से ये जो पूरा कोण है ये वाला बड़ा, ये तो 45 डिग्री का हो जाएगा, और इससे छोटे वाला जो कोण है ये वाला, ठीक है, आपके पास में, इसको हम लोग कहेंगे 30 डिग्री। यही तो कहा उन्होंने 45, तो 45 का मतलब ये 45। अच्छा, आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं हैं भाई, ये दोनों, ये भी क्षैतिज स्तर है, ये भी क्षैतिज स्तर है, तो अगर इस तरीके से कोई लाइन काटती है तो सिंपल सी बात है ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है। हमने बहुत बार पढ़ा है क्लास 9 में भी, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो बेसिकली ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में, और ये भी हमारा ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अच्छा, मैंने पहले लिखा सही था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो फिगर हम गलत बना रहे थे, क्योंकि अवनमन कोण की बात थी। किसकी कोण की बात थी? अवनमन कोण की बात थी हमारे पास में। ठीक है बेटा, तो चलिए अब क्या कह रहा, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो ये भी खास बात है कि जो लाइट हाउस की जो हाइट है, इसको भाई को हटा दो यहाँ से, और इसकी जो हाइट है ये वाली, ठीक है, नहीं वो 75 मीटर है, 75 मीटर है। ठीक मेरे भाई, जरा कैमरा चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग है नहीं है। ठीक, चलिए सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ना है। ठीक जो है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है इसके अंदर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। नाव बोल रहा हूँ, जहाज, एक जहाज यहाँ पे, एक जहाज यहाँ पे है। अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ, एंड इसको सी कहूँ, इसको मैं डी कहूँ, तो मेरे को ये ए बी निकालनी है। बेसिकली क्या निकालनी है? ए बी। ठीक है, नहीं क्या निकालनी है? ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे? वही सेम कंसेप्ट लगेगा हमारे पास। एक बार इस 45 वाले त्रिभुज में ले लेंगे, एक बार 30 वाले त्रिभुज में ले लेंगे, वो समीकरण बना लेंगे, उनसे एडजस्टमेंट से हमारा थोड़ी सी मेहनत करके काम बन जाएगा। चलिए, अच्छा एक बात सुने, अगर मैं थोड़ा सा इसको लिख लूँ कि ताकि लिखने में आसानी रहे, तो मैं इसको x कह दे रहा हूँ।
ठीक है, एंड इस वाली को मैं कह दे रहा हूँ y, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है बेटा, निकालना क्या है, मेरे को x निकालना बेसिकली, ए बी हमें निकालनी है, इनके दिन दो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो हमें x निकालना है, कितना निकालना है, x, ठीक। तो मान लें, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, माना, ठीक है नहीं, माना दोनों, ठीक है, जो दोनों हैं, दोनों जहाजों के बीच दूरी, जहाजों के बीच जो दूरी है, ठीक है, और दूरी कौन सी है, ए बी है, ये वाली ए बी है, x मीटर हमने मान ली, ठीक है नहीं, तथा जो हमारी BC है, BC जो है वो y है, y मीटर है, ठीक है आपके पास में। अब चित्र से मैं बात करता हूं और क्वेश्चन को करता हूं। मैं पहले बात कर रहा हूं इन द ट्रायंगल दिस वन, इस 45 वाले में, कि 10 त्रिभुज BCD में जरा परख लो, BCD कहाँ है, BC और D, ये वाला है ना, ये फर्स्ट, ये वाला, ठीक आपके पास में। तो हम लोग बात करेंगे कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होगा लंब बटे आधार, और लंब अगर मैं बात करूं, लंब हमारा है DC, ठीक है, और आधार है मेरा BC। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो 1 आ जाएगी, और DC कितना है, 75 है, दिया गया है, और BC हमने माना है y, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। एक काम हुआ है हमारा, ये कह सकते हैं कि जो दूसरे जहाज की दूरी है इस लाइट हाउस से वो 75 मीटर है, अगर वो पूछता तो, लेकिन हम पूछा नहीं है, हमें पूछा है x को निकालने के लिए हम लोग बड़े ट्रायंगल में लेंगे, किसमें, त्रिभुज ACD कौन सा है, ACD में फॉर्मूला 10 वाला ही लगेगा, और अब पता है कि 10 का ही हमने बनावा करा लिया, 10 के ही फॉर्मूले सारे लग रहे हैं। ऊंचाई और दूरी तो है, ऊंचाई और दूरी, समझ में आ रही बात, ऊंचाई और दूरी, तो ये अगर अधिकतर केसेस में ये लंब है, ये आधार है, तो और लंब और आधार को बताने वाला कौन है, लंब और आधार को बताने वाला कौन है बेटा, वो 10 है, इसलिए हम लोग 10 से ही संपर्क कर रहे हैं बार बार, और 10 वाले सूत्र ही लगा रहे हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी कि DC बटे आधार आ जाएगा पूरा, इस बार AC। तो ये आ जाएगा 1/√3 बराबर DC कितना है, DC 75 ही है। AC को हम लिख सकते हैं x + y, कोई प्रॉब्लम किसी को या नहीं भाई। AC जो है, AC बेसिकली है कितना, अगर मैं DC को ऐसे लिखूं, AC को मैं लिख सकता हूं AB + BC, भाई देखो ना, ये AB + BC तो है ये, तो अगर मैं इसको x बोला है, देखो x बोला है, इसको मैंने y बोला है, ये y बोला है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो x + y इज इक्वल टू आ जाएगा 75√3, और आपको पता है x y की वैल्यू हम निकाल चुके पहले ही, ठीक है, इसको आप फर्स्ट कह लो, ठीक है नहीं। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ x + y की जगह लिख रहा हूँ मैं 75 इज इक्वल टू 75√3, और यहाँ लिख दें समीकरण 1 से ये काम हुआ है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो निकलेगा 75√3 माइनस 75, या x इज इक्वल टू 75 आप कॉमन निकाल लें, और √3 - 1, इतने मीटर इनके बीच की दूरी रहेगी भाई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो लिख भी सकते हैं दोनों, ठीक है नहीं, दोनों जहाजों के बीच दूरी, जहाजों के बीच जो दूरी है बेटा वो कितनी है, 75√3 - 1 मीटर है। तो आप जरा चेक भी करते रहे पीछे आंसर शीट, क्योंकि हेल्प के लिए दी है, क्योंकि वीडियो एक बार अपलोड हो जाए तो आपको शायद, आपको क्या, मुझे ही मौका नहीं मिलेगा अपनी गलती को सुधारने का, तो मेरे को चेक करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि करना, हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, 1√3 - 1 हमारा कैलकुलेशन वर्क बिल्कुल सही है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, और 14 के बाद 15, फिर आप लोग मस्ती करिए, फिर नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, ठीक। तो 14 में हमें चित्र भी दिया है, बढ़िया बात यह है कि हमें 14 में चित्र भी दिया है मेरे भाई, और चित्र अगर दे दिया जाए तो आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन अच्छी बात नहीं है। अगर चित्र ना देगा तो दिमाग ज़्यादा चलेगा, और दिमाग जितना चलेगा भैया उतना ही मज़ा आएगा, बस कहने की बात यह है। चलिए
14th क्वेश्चन की खास बात क्या है, लैंग्वेज आपके सामने लिखी है और डायग्राम भी बनाया है, लेकिन पढ़ के हम लोग बनाएंगे। वो कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, लड़की की हाइट जो है वो 1.2 मीटर है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक अक्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक भाई, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक भाई, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है। ठीक है, इनका गुब्बारा कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है यार, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग मानते हैं दिस इज अ ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, यानी कि आपकी भूमि है, जमीन है, ग्राउंड है। ठीक है, और 1.5 मीटर ऊंची लड़की हम ये मान लेते हैं, यहाँ पे 1.5 मीटर ऊंची लड़की है, इसकी जो हाइट है, इस लड़की का नाम कह दो आप ए बी, जो है वो हमारी लड़की है। उसकी जो हाइट है बेटा, ये वाली हाइट, वो कितनी, 1.2 मीटर। और यहाँ से वो क्या देखती है कि एक गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पे गुब्बारा है, चित्र उसमें दिया है, मैं सिर्फ लाइन, ये सिर्फ पॉइंट से दिखाऊंगा गुब्बारे को, ये पॉइंट हमारा, ये गुब्बारा है, ये मान के चलो गुब्बारा उन्होंने बनाया है, किताब में आप देख सकते हैं। इसको जब वो यहाँ से देखती है तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण तो क्षैतिज से ही बनेगा ना, ये एंगल 60 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 60 रहता है। कितना रहता है बेटा, हाँ 60 रहता है शुरुआती समय में। ठीक है, फिर बेचारा गुब्बारा जो है, हमारे सबके गुब्बारे तो ऊपर की तरफ निकलते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ निकलते हैं, लेकिन इनका एनसीईआरटी वाला गुब्बारा सीधा चला है इधर की तरफ, और वो गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। फिर इस लड़की ने देखा इसका उन्नयन कोण कितना बनेगा, इसका उन्नयन कोण कितना बनेगा, तो सपोज कर लो गुब्बारा यहाँ पहुँच गया, तो उन्नयन कोण कहाँ, उसने अपने पापा को बताया कि पापा अब तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, क्लियर है ना। तो और ये भी बताइए बात कि गुब्बारा जो है, गुब्बारे की जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो गुब्बारे की है, वो टोटल ऊंचाई, यहाँ पर भी ऊंचाई उतनी रहेगी, वो ऊंचाई है 88.2 मीटर। ठीक है, और गुब्बारा कहाँ से कहाँ तक चला गया भाई, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, ये गुब्बारा ने सफर तय किया। वो पूछना ये चाह रहा है कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी का मतलब क्या है, हमें ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, ये दूरी। तो अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूँ तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, या है कोई दिक्कत। अब सोचने वाली बात ये है कि लड़की जो है बेचारी यहाँ खड़ी है, ठीक है, और अगर ये हमारा अक्षैतिज स्तर है तो ये भी तो अक्षैतिज स्तर ही होगा। अगर हम कोण के सापेक्ष देखें तो ये 1.5 मीटर है, ठीक है ना, तो ये भी 1.5 मीटर होगा, 1.2 मीटर होगा। ठीक है, 1.5 कह रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, 1.2 है ना, और ये भी 1.2 होगा। कितना होगा, 1.2 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसका नामकरण कर लूँ, नामकरण किताब में नहीं करा, मैं इसको ए बी कह दिया, इसको सी कह दूँ मैं, और इसको मैं डी कह दूँ, इसको मैं ई कह दूँ, इसको मैं एफ कह दूँ, है ना, इसको मैं ए बी सी डी ई एफ जी कह दूँ, और कोई पॉइंट है, और कोई पॉइंट है, और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे वैसे। ठीक है, पड़ेगी, इसको आप कह लो जी एच, इसको कह दो आप। ठीक, और निकालना क्या है मुझे भैया, मुझे निकालना है गुब्बारा कितना चला, ये जब ये भाई, अगर मैं इसको x मान लूँ, बेसिकली ये भी x ही रहेगा और ये भी x ही रहेगा, क्योंकि सब चीज़ें बराबर ही होंगी ना। अगर इसको h कहा है हमने भाई, जितनी दूरी ऊपर चलेगा उतनी नीचे भी तो चलेगा, ये वाला, ये सब x रहेंगे। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने का समय आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब से, तो माना ठीक है, नहीं गुब्बारा, ठीक है, माना गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा x मीटर दूरी तय करता है, ठीक है, ये हमने मान ली। ठीक है, नहीं, अब हम लोग बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, काम बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात है, ये पूरी कितनी है मेरे भाई, अगर आप इसको देखो, आप ये पूरी कितनी है, 88.2, तो ये पूरी तो 88.2 है, अगर मैं चित्र के हिसाब से कहूँ बात, 88.2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर तक की।
और अगर मैं बात करूं F से E तक की कितनी बनेगी भाई, ये बनेगी 88.2 में से 1.2 घटा देंगे। बात समझ रहे हो ना भाई, पूरी हमारी 88.2 है, ये 1.5 मीटर वाली लड़की की जो हाइट है वो हटानी पड़ेगी ना, तो आ जाएगा 0.78 87 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 87 रहेगी। कितनी रहेगी? 87। ये 87, तो ये वाली भी जो हमारी GH है वो भी हमारी कितनी होगी? 87 ही मीटर होगी। ये जो ये वाली क्लियर है ना बेटा? क्लियर है ना जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपको? तो अगर मैं बात करूं, पहले मैं बात कर रहा हूं किस में बात करूं? इस वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, छोटे वाले में, 60 डिग्री वाले में। किसमें? ट्रायंगल GA या AHG में tan 60 डिग्री लगाओ। क्या लगाओ? tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो इस एंगल के लिए लंब तो बनेगा हमारा GH, ठीक है, GH कितना? GH। आधार बेटे बनेगा हमारा AH। कितना बनेगा? AH, ठीक है, GH AH, ठीक आपके पास। और एक काम कर लो यहाँ पे तथा करके ना, थोड़ा ये काम करके दिखा दो कि हमारे पास जो GH बराबर होगा वो FE के बराबर होगा, और FE जो बराबर होगा वो हो जाएगा FD माइनस ED, या फिर ये कहिएगा कि 82.2 माइनस 1.2, या फिर 87 मीटर। ये जो कलाकारी की है ना, इसको समझ में आया? ये सारा मैंने डायग्राम में ही कर दिया था काम, लेकिन अब लिखा है कि GH जो है वो इस FE के बराबर है, FE जो है वो इस पूरी 88.2 में से जब इस लड़की का हाइट घटाएंगे तब निकल के आएगी, ठीक है ना? तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू होती है √3 बराबर GH हमें पता है कितना निकाला अभी, 87 अपॉन AH कितना है मेरे को नहीं पता, हम AH को AH ही लिखेंगे, यहाँ AH का वैल्यू निकाल लो। AH का वैल्यू आ जाएगा 87 अपॉन √3, ठीक है नहीं, मीटर। इसको यही छोड़ दो, मीटर करके आप इसको यही छोड़ दो, इसको इक्वेशन 1 बना करके, मतलब हमें ये मिल गई, क्या मिल गई? ये वाली मिल गई, ठीक आपके पास ना। अब मैं बात करूंगा त्रिभुज कौन से वाले की? इस 30 डिग्री वाले को, AEF में अगर बात करें कि tan 30 डिग्री बराबर रहेगा लंब बटे आधार, लंब बनेगा हमारा EF या FE कुछ ही कर लो, अपॉन आधार कितना बनेगा? आधार बनेगा पूरा AH प्लस, या फिर AE कहते हैं, क्या कहते हैं? AE। अब ध्यान देना जो मैं करना चाह रहा हूं, जो ये वैल्यू होगी √3, 1/√3। EF जो है वो 87 रहेगा, क्योंकि हमने बात ऊपर ही खोल दी। GH और EF जो है दोनों बराबर है 87 मीटर के बराबर, अपॉन AE कितना है बेटा मेरे पास? AE, अच्छा AE को देखे, AE जो है, AE को अगर आप लिखो, AE को मतलब इस पूरी लेंथ को, तो वो हमारी AH में अगर मैं HE जोड़ दूंगा, और आपको पता है कि HE कितनी है? HE कितनी है? हमने x मानी है, ठीक है। ये जो हमारी है, ये x जो है, ये बेसिकली है क्या? हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी क्या कि GF जो है, GF यानी कि ये वाला हमने माना था ना, GF हमने वो बराबर रहेगा किसके? HE के, और इसी को हमने क्या कहा है? x मीटर कहा है, ठीक है ना। तो अगर इसको लिखा जाए AH प्लस HE कितनी मानी है हमने? HE x मानी है, x आ गई हमारी, ठीक है आपके पास। और x ही वो चीज़ है जिसको मैं फाइंड आउट करना है, ये तो करना है, x की वैल्यू तो निकालनी मेरे भाई। तो अब बस एडजस्टमेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि AH प्लस x बराबर रहेगा 87/√3, और आपको पता है AH का मान पहले ही समीकरण 1 में निकाल चुके, 87/√3, तो यहाँ भर दो 87/√3 प्लस x बराबर 87/√3, सॉल्व कर लो, x बराबर आ जाएगा 87,
87√3 माइनस 87/√3, ठीक है। x कॉमन निकालो, 87 का आप क्या कर लो, या यही भी कर सकते थे आप, अगर आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगा करके यहीं पे सिंपल कर लो कि √3 से ऊपर गुणा कर लो, √3 से नीचे गुणा कर लो, तो ये शायद कैलकुलेशन वहाँ कम हो जाए। तो 87√3/3, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी वो लिखी जाएगी 87√3/3, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 87√3/3। 87√3 आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 1 - 1/3, या x इजिकल टू हो जाएगा 87√3 इंटू, यह आ जाएगा 2/3। भाई सिंपल समझ में आ रही बात कि हम लोग 3 × 3, 3 में से ही जाके 2, और 87 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। 29√3 × 2, ये कहिएगा 29 दूनी होता है 58, 58√3 मीटर। ये भाई उसकी दूरी रहेगी। सेंटेंस बना के लिख देना कि दिए गए अंतराल में गुब्बारे जल द्वारा चली गई जो दूरी है वो 58√3 है। कितनी है 58√3। चलिए बात हो गई हमारी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और बचता है, उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज आप पढ़ें तब तक, जब तक स्थान बने इस बोर्ड में, ठीक। जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन 15 के एक सीधा मार्ग, कौन सा मार्ग, सीधा मार्ग। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपके सभी क्वेश्चन से, कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास से पाद तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के कोण के अवनमन कोण पर देखता है। तो ये मान के चलिएगा कि हम लोग, ये मार्ग है हमारा, और यहाँ पर ये मार्ग जो है इस मीनार के नीचे की साइड से होकर जाता है, यहाँ से, ठीक है। मीनार शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, तो यहाँ पर इस मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से क्या करता है वो व्यक्ति मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मान ले कार यहाँ पे है, इस कार को वो यहाँ से देखता है ऐसे करके, ठीक। कैसे देखता है, ऐसे करके, और जो अवनमन कोण बनता है, तो अवनमन कोण तो ऊपर वाले लेवल से बनेगा ना, तो ये 30 डिग्री बनाता है यहाँ से, ठीक भाई, ठीक है ना आपके पास में। तो अब जो है क्या कहा है उसने, जो मीनार के पास, ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। इनकी जो कार है वो इधर की तरफ जो जा रही है एक समान चाल से जा रही है, एक समान चाल, समझते हो ना। बदमस्ती में सिर्फ एक बार एक्सीलेटर पर पैर रखा है तो चलते जा रहा है, ठीक। चलिए एक समान चाल से चल रहा है। अभी देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है वो कि 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड का मतलब ये है कि मान लीजिए वो यहाँ ए पोजीशन पे था, तो 6 सेकंड बाद कहीं यहाँ पहुंच जाएगा बी पोजीशन पर, और 6 सेकंड बाद अवनमन कोण जो है ये फिर देखा इसने, अरे कोण कितने का हो गया, कोण हो गया हमारा ये अंदर वाला कोण तो 30 का था, और बाहर वाला ये बड़ा कोण जो है वो 60 डिग्री का हो गया। इस व्यक्ति ने यहां से देखा, ठीक। तो भाई साहब कह रहे हैं इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ए से बी पर पहुंचा, ये मीनार का हमारे पास में बेस पॉइंट है सी, इसको डी कहिएगा, तो हमें वो टाइमिंग निकालनी है जब इस कार को, ये जो कार हमारे पास में है, जब इस कार को यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा यहाँ पर। तो मतलब BC दूरी कितनी टाइम में तय होगी उसको हमें निकालना है। तो बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए क्या है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये 30 डिग्री का एंगल है ये वाला, ठीक है। तो सीधी बात है ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक। ये हमारा 60 का है तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं किसी को भी। आपको पता है समांतर रेखाओं को जब एक रेखा काटती है तो ये कोण बराबर होते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अगर मैं कुछ सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को मैं कुछ इसमें मान के चलो कि ये हमारा
ये x डिस्टेंस तय की इन्होंने यहाँ से यहाँ तक की, है ना, और ये वाली डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कि y डिस्टेंस है, और इसको कह लो कि ये हाइट इसकी h है, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा लिखने में, है ना। तो इसमें लिख लेंगे माना, यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना कि जो हमारे पास में CD है दैट इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है, और साथ ही साथ हम मान रहे हैं AB को हम लोग मान रहे हैं x मीटर, ठीक है, और हम लोग तथा जो हमारा BC है उसको हम लोग रहे y मीटर। ये थोड़ा लिखने में सिंपल हो जाएगा, बार बार हमें AB BC इस तरीके की नोटेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, हमें XY से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल 30 डिग्री वाले में कि ACD है ना, ACD AC एंड D में, ACD में जब हम लोग ACD की बात करेंगे बेटा तो हमारे पास 30 डिग्री वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, लंब बटे आधार, और लंब कितना है मेरा DC है, इसको मैंने मान रखा है ऊपर कितना h मान रखा है, तो h बटे आधार कितना है, हम लोग इसको पूरे को आधार कहेंगे, एक बार लिख दें इसको ताकि आपको अजीब ना लगे कि कितना CD अपॉन आधार बनेगा AC, और आपको पता CD हमने h माना है और आधार को हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई, क्यों x प्लस वाई, क्योंकि ये AB प्लस BC के बराबर होगा ना, AB प्लस BC के बराबर होगा, तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहे तो 1/√3 बराबर आ जाएगा h बटे AB प्लस AB की जगह लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है। क्लियर है इतना कि हमने क्या निकाल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3 आ गया हमारा, या ये कहिए कि x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया h√3 माइनस वाई आ गया, इस डिस्टेंस को अगर निकाल लिया जाए बेसिकली, और इसको आप समीकरण नंबर 1 बना के अभी छोड़ दें, बाद में देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल जो हमारे पास 60 डिग्री वाला है कि BCD, ट्रायंगल BCD में देखते हैं क्या बनती है बात। भाई देखो ऐसा है, आंख बंद करके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने हैं और आपको दो रिलेशन बनानी है, पहला बना लिया, एक और बनेगा, उन दोनों रिलेशन से जो दो समीकरण बनेंगे उनसे एडजस्टमेंट करके आपको अपना रिजल्ट निकालना है। मेन बात यह है tan 60 डिग्री बराबर किसके आ जाएगा मेरे बेटे बताओ, लंब बटे आधार, लंब होगा DC बटे आधार कितना बनेगा BC, इसकी वैल्यू होती है √3 बराबर, ये हमें कहा गया, हमने माना इसको h, इसको माना हमने y, ठीक है। तो यहां से अगर मैं y का मान निकालूं मेरे भाई तो व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमारे पास ये हो जाएगा y√3 बराबर h, या y बराबर आ जाएगा h बटे √3, ठीक है ना, h बटे √3। और इस दूरी को तय करने में तो टाइम निकालना ना मेरे को, है ना, इसी को तो तय करने में टाइम निकालना ना मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 में रख के y बराबर h, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या स्थिति बनेगी, मैं उधर लिखूंगा थोड़ा सा, ठीक है, क्या स्थिति बनेगी। तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा h√3 माइनस h बटे √3, और अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, h कॉमन निकाल लूँ, अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3, इसको और सिंपल कर लें तो √3 की 3 में 2 आ जाएगा, 2h अपॉन √3। तो बेसिकली x की जो वैल्यू है वो 2h अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक। अभी हमारे सामने एक सेंटेंस उसने लिखा है कि A से B तक जाने में लगा समय, ठीक है नहीं, यानी कि यह कहिए A से B तक, A से B तक जाने में लगा समय कितना दिया है, जरा देखिए किताबों में, वो दिया है इन्होंने 6 सेकेंड, आई थिंक, कितना दिया है बेटा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड दिया है, 6 सेकेंड, ठीक। और A से B तक जाने में लगा समय इतना है हमारे पास, या फिर ये कहिएगा क्या कहिएगा कि
एक्स दूरी, ये भी तो कह सकते हैं एक्स मीटर दूरी तय करने में लगा समय, है ना। आप ये भी तो कह सकते हैं यहां से कि एक्स मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना, 6 सेकंड। मतलब समझ नहीं रहे हो भाई, ए से बी तक दूरी कितनी तय करी कार ने, एक्स ही तो की, क्योंकि मैंने इसको एक्स मान लिया। तो अगर मैं आपको कहूं कि 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा 6/x सेकंड, 6/x सेकंड। ठीक है आपके पास में, अब जगह हमारे पास थोड़ी सी इस्तेमाल करने के लिए कम बची है, तो इधर बची है जगह, बहुत जगह है भाई। ठीक है, अब ये 1 मीटर तय करने में लगा समय 6/x है, समझिएगा ध्यान से। लेकिन हमें किसका निकालना, y मीटर तय करने में लगा समय, तो y मीटर। अच्छा एक काम कर लो जरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लंबा इसमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग बेटा थोड़ा सा मेहनत करके ये वाला आप अगर नोट करना चाहो, ये वाला पोर्शन इतना मुझे जगह मिल जाएगी, ताकि क्वेश्चन की राइटिंग सही हो जाए। कहने की बात ये कि आपको ये चीज़ समझाने लायक चीज़ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, तो वो नोट कर लो। मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ, फिर ये वाला हिस्सा रफ कर लूँगा कि ये काम का है मेरा, बाकी तो है ही है, तो मैं इतना रफ कर दे रहा हूँ उसको। ठीक, देखिए अब लिखूंगा मैं लैंग्वेज बना के, तो यहां से देखना, अब यहां से देखना। उसने कहा 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय तो है 6/x। तो हम लोग अगर कहें कि y मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, y गुड़े 6/x। ऐसे तो करते हैं भाई, ऐसा कर क्यों रहे हैं चाल और दूरी में। उसने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया है कि एक समान चाल से चल रही वो, कि आपको फिर सोचने वाली बात ही कुछ नहीं है भाई। जब एक समान चाल से चल रही है कि अगर हमारे पास x मीटर चलने में इतना समय ले रहा है, तो 1 मीटर चलने में सीधी सीधी बात इतना समय लेगा, क्योंकि वो चाल को बदल ही नहीं रहा अपनी। बात तो इतनी है ना, तो हम ये कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सही करके लिख लें, तो 6y/x, और ये y मीटर दूरी तय करने में ही तो समय निकालना है कि यहां से कार कितने सेकंड में यहां इसके हमारा जो ये क्या है, टावर है, मीनार भवन जो भी है, इसके पाद तक पहुंचेगी, ये बेस तक पहुंचेगी ये। बस काम खत्म हो चुका है आपका। हमने सारा मटेरियल तैयार कर रखा कि हमें y का मान तो ये पता है, x का मान ये पता है, भर दीजिए उठा के 6 गुणे y क्या है, h/√3। ठीक है आपके पास में, इसके भी बटे लेना है, x का मान है 2h/√3। तो बेटा ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 6h/√3 बटे 2h/√3, और आपको पता है गणित में ऐसा हो जाता है, हमेशा करते आए, दैट इज इक्वल टू 6h गुणे √3 बटे 2h/√3। √3 से √3 कटा, एच से एच कटा, और 2 3 6, तो 3 सेकंड। आई थिंक 3 सेकंड में भैया गाड़ी पहुंच जाएगी, और ये बैठा हुआ आदमी मैसेज देगा कि 3 सेकंड में गाड़ी जो है पहुंच जाएगी भाई। ठीक है ना, कितने सेकंड में पहुंच जाएगी, 3 सेकंड में गाड़ी आपकी पहुंच जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ अलग काम हमें करने को मिला। तो क्वेश्चन को जरा वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन को और अंतिम क्वेश्चन की तरफ इसमें बढ़ता हूँ। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, क्या है आप लोग पढ़ लें, फिर मैं उसको करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। चलिए 16 नंबर, भाई साहब कह रहे हैं, एनसीईआरटी वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मीनार के आधार से, अब इसमें मीनार ही बनी है, तो मीनार ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड पे ही बनेगी, हमारी ग्राउंड लेवल पे ही बनेगी, और इसका आधार से ये मीनार बनी है, हमने मीनार बना ली। ठीक है, आपके पास मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से, मतलब यहां से मीनार के आधार से पहले तो 4 मीटर, कितनी दूरी पर, ये 4 मीटर की दूरी पर, और फिर यहीं से 9 मीटर की दूरी पर, मतलब दूरी, यही दूरी कितनी बनी फिर, 9 मीटर की दूरी पर।
दो बिंदु हैं, इस पॉइंट को कह लो कि ये, इस वाले को, पहले वाले को ए कह लो, इस वाले को बी कह लो, ठीक है। दो बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब समझते हो, अभी सब तक बताते हैं। यहां से उसने देखा, फिर यहां से उसने देखा, ठीक है, यहां से उसने देखा और यहां से। उन्नयन कोण तो ऐसे ही बनता है ना ऊपर की तरफ, जब ऊपर देखते हैं आप लोग, तो ये कोण पूरक कोण है। पूरक का मतलब ये रहा कि अगर ये कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। याद आई कुछ बातें आपको? पूरक कोणों खास बात है कि अगर दो कोण पूरक कोण हैं, जैसे 30 और 60 को हम जोड़ें तो 90 आता है, तो अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता तो पूरक कोण कहलाते हैं। और हमने किसको माना? अगर मैं थीटा को जोड़ दूं 90 माइनस थीटा में, सीधी बात है, तो थीटा से थीटा तो कितना योग आएगा? 90 तो आएगा। तो हम लोग अगर इसको थीटा कह दे रहे हैं तो ये 90 माइनस थीटा अपने आप ही हो जाएगा, पूरक कोण की वजह से। किसकी वजह से? पूरक कोण की वजह से। या खुद भी देख लो भाई, अभी 30 और 60 का एग्जाम्पल दिया है, 30 और 60, कि अगर ये कोण 60 है तो ये कितना होगा? 90 माइनस 60, यानी कितना होना चाहिए? ये 30 होना चाहिए। इतनी बात समझने लगे होंगे आप लोग, मुझे लग रहा है समझने लगे होंगे इतनी बात। तो भाई साहब कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की जो ऊंचाई है, इस मीनार की ऊंचाई को मैं h मान ले रहा हूँ, ऊंचाई जो है वो मेरे को सिद्ध करनी है। आंसर दे दिया इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे कि मेरे को प्रूव करना है कि h इज इक्वल टू 9 मीटर। कितनी? 9 मीटर की मीनार है आपकी। कितनी है? 9 मीटर की, 9 की नहीं, सॉरी, 6 मीटर की। कितने की? 6 मीटर की। तो चलिए भाई, नामकरण हम लोग कर लेते हैं कि ए हो गया, बी हो गया, एंड देन टेक इट सी, इसको कह लो आप डी, है ना। और यहाँ पे कह लो कि माना हमने कहा कि कोण जो है वो सी ए डी, वो हमने थीटा मान लिया है। तो सीधी बात है, जो कोण दूसरे वाला होगा कौन सा? डी बी ए कह लो, डी बी सी कह लो, ये वाला जो कोण होगा, ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कहने वाली बात है ही नहीं। और साथ ही साथ तथा करके लिख लो, तथा जो मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, किसकी? मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है? वो डीसी है, उसको हम लोग कह रहे हैं एच मीटर है ना, एच मीटर है। ये बात हो गई। तो बस बारी बारी दो त्रिभुज मिले, तो पहले वाले में त्रिभुज 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 ए सी डी में अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वी गेट लंब बटे आधार, तो थोड़ा डाइट कर लूं, लंब बटे आधार 4, क्योंकि आपको पता है इसमें लंब कौन बनेगा? h बनेगा, आधार आपका 4 बनेगा। तो यहां से आप कुछ नहीं कर सकते, इसको समीकरण एक बना के यहीं छोड़ दें, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो। आप त्रिभुज में बात करो, त्रिभुज नहीं बी, है ना, बी सी और डी में, बी सी और डी में कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब तो ऐसे ही रहेगा, लंब तो ऐसे ही रहेगा। आधार कितना रहेगा? ये पूरा का पूरा, ये 9 है, बटे 9 हो जाएगा। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा का एक सूत्र, पूरक सूत्र पढ़ाए थे हमने, वो क्या थे? वो था cot थीटा इज इक्वल टू h/9, ठीक है, h/9, ठीक है मेरे भाई। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह लो। क्या कह लो? 1 कह लो, 2 कह लो, 2 कह लो। अब एडजस्टमेंट करनी है, मामला मुझे साफ दिख रहा है। आप लोगों को थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छी आती है तो इसमें एक काम कर सकते हैं, और वो काम बड़े आसानी से हो जाएगा कि समीकरण 1 की जो है ना, गुणा कर लो समीकरण 2 से। इससे क्या होगा? सर जी क्या सी बात कर रहे हो, आज तक तो मान रखते थे, अब गुणा भी करने लगे हो। कर सकते हैं भैया। इस समीकरण के बाएं पक्ष की गुणा बाएं पक्ष से होगी, यानी कि tan थीटा की गुणा cot थीटा से होगी, और इस पक्ष की गुणा इस पक्ष से होगी, तब भी बराबर रहेगा कि h/4 गुणा रहेगी h/9। अच्छा, tan थीटा को मैं रख रहा जोगा, क्योंकि ये थोड़ा सीनियर आदमी, इसको छेड़छाड़ करनी सही नहीं है। कोट रिश्तेदार आदमी है, इससे बात कर लो, इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है भाई, यह देगा h²/36, 10 से 10 खत्म, बात मजा आ गया। तो ये लिखा जाएगा 1 = h²/36, या h² बराबर 36, या h बराबर √36, वो भी प्लस माइनस के साथ, या h बराबर या तो प्लस का 36 आएगा या फिर माइनस का 36 आएगा, क्योंकि ऊंचाई है भाई,
ऊंचाई है और ऊंचाई तो कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो हम लोग इस माइनस वाले को छोड़ देंगे, हम लोग 36 लिख देंगे खाली। अरे नहीं 36 नहीं, मतलब प्लस का 6 या माइनस का, या तो प्लस का 6 या माइनस का 6, क्योंकि ये जो है 6 गुणा 6 लिखा जाएगा ना, तो हमारे पास इसका आंसर 6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मीटर। और भाई साहब कह रहे हैं कि h = 6 मीटर, देखो प्रूफ ये करना था। ठीक है, तो आई थिंक एक्सरसाइज खत्म, और मैं कहता हूँ कि इसके और भी क्वेश्चंस आप लोग किसी अन्य किताब से, और जो मार्केट में अनसॉल्व पेपर्स मिलते हैं, सॉल्व पेपर्स मिलते हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी है, तो उसमें भी ढूंढ ढूंढ के मारो जितने भी सवाल आपको दिखाई दें। तो आपका इस चैप्टर एनसीईआरटी का ऊंचाई और दूरी या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।